आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी रिटेन की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न जानेंगे और पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगर 50 प्रश्नों में से 35 से अधिक प्रश्न सही हो रहा है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें जितना भी प्रश्न लिया गया है ना वो थोड़ा हार्ड टाइप का प्रश्न है और ये पूरा का पूरा प्रश्न डीबीडीए ऐप से लिया गया है। मैं डीबीडीए टीम से पूरा का पूरा पीडीएफ मांगा हूं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहेंगे और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहेंगे और 15 प्रश्न गणित के रहेंगे और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे। देखो, सामान्य ज्ञान वाला और सामान्य विज्ञान वाला प्रश्न तो मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से बता दूंगा, लेकिन ये जो 15 प्रश्न और गणित के रहेंगे ना, मतलब गणित के कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा और कुछ प्रश्न आप लोगों को अपने से करना है। और जो प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा ना वो इतना आसानी से बताऊंगा कि वैसा कहीं भी प्रश्न देखने को मिल जाएगा ना तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। और ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जितना भी प्रश्न बनाया गया है, अब मान लो मैं तो आप लोगों के लिए जीके जीएस बनाता हूं तो वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, वो पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया रहता है। लेकिन ये जो प्रश्न बनाया गया ना ये डिफेंस में पढ़ाते हैं लोग, जैसे ये सर लोग मतलब काफी अच्छे खासे पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोगों को फौजी बना चुके हैं, तो उन्हीं द्वारा ये पूरा का पूरा प्रश्न बनाया गया है। इसलिए आप लोगों को सीरियस होकर पढ़ाई करना है। और देखो, कुछ लोग बोल रहे थे ना भाई डीवीडी ऐप में फ्री टेस्ट नहीं मिल रहा है, आप कहां से बता रहे हो फ्री टेस्ट मिल रहा है। इतने लोग अच्छे से देख लो, ये रहा डीवीडी ऐप, ये डीवीडी ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और मैं आप लोगों को फ्री वाला टेस्ट भी दिखा दे रहा हूं। और ये 99 रुपया जो लिखा गया ना, 99 रुपये में 20 को प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो यहाँ से 99 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, 99 रुपया पे नहीं कर रहे हो, तो इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। और ये जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है ना, इस पर आप लोग क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर लिखा गया है फ्री टेस्ट, देखो यहाँ पर लिखा गया है फ्री टेस्ट। जब फ्री टेस्ट पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने पूरा का पूरा टेस्ट खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर अभी देखो नो टेस्ट दिखा रहा था ना, देखो यहाँ पर सब दिखाने लगा। पता नहीं आप लोग किस तरह से बोल रहे हो कि नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। टेस्ट दिया हूँ तो इसमें अब मैं टेस्ट नहीं दे पाऊंगा, इसमें भी टेस्ट दे चुका हूँ तो इसमें भी नहीं दे पाऊंगा, और नीचे भी पूरा का पूरा टेस्ट मैं दे चुका हूँ, और ऊपर अभी कुछ बचा है मैं आज दे लूंगा। एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ। मोबाइल में अगर नो फाउंड लिख रहा होगा ना तो टेंशन नहीं लेना, दोबारा ट्राई करना, दोबारा इस ऐप को खोलना। कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम से ना मतलब जैसे दिक्कत होता है, लेकिन भाई फ्री टेस्ट यहाँ पर लगा सकते हो। देखो यहाँ पर अटेम्प्ट लिखा गया है, इस पर क्लिक करना है। देखो आप लोगों को नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे देखो सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न मिल जाएंगे, सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न मिल जाएंगे, गणित के 15 प्रश्न मिल जाएंगे और रीजनिंग के 5 प्रश्न मिल जाएंगे। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अटेम्प्ट टेस्ट पर क्लिक करना है। ये फ्री टेस्ट है, ठीक है ना, ये फ्री टेस्ट है। 10 प्रश्न समाप्त हो जाएगा ना तो यहाँ आपका टाइम ओवर हो जाएगा, और जब टाइम ओवर हो जाएगा तो सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद से मतलब हमको ये बता देगा कि हमारा कितना नंबर है, कि माइनस मार्किंग की सब काट के बता देता है। तो यही इसमें फायदा होता है, जब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ना तो हमको अपने औकात का अंदाजा लग जाता है। लोग संभल के रहना, क्योंकि आज का प्रश्न थोड़ा हार्ड रहने वाला है। सबसे पहला प्रश्न है, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जेंटीना के घास के मैदानों को कहा जाता है। अर्जेंटीना के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पंपास, सिल्वास, सैंटोस और मोन्टाना। इसका राइट आंसर पंपास हो जाएगा। पंपास इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और नीचे दिया है बिहार, उसके बाद से उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल किस देश में प्रारंभ हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस। इसका राइट आंसर कनाडा हो जाएगा। कनाडा इज राइट आंसर। राष्ट्रमंडल खेल किस देश में प्रारंभ हुआ, कनाडा में प्रारंभ हो गया। और नेक्स्ट प्रश्न है, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। मुझे पता है आप लोग का पसीना छूट रहा होगा, आज आप लोग का मनोबल डाउन हो रहा होगा, यार कहां कहां से प्रश्न पूछ लिया गया है। भाई कभी कभी इतना हार्ड प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। आज ही तो आप लोग का पता चलेगा कि कितना प्रश्न सही हो रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और हॉकी। तो इसका राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा। क्रिकेट इज राइट आंसर। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। मैं आप लोगों को कल ही बताया था कि दिलीपवा क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फुगड़ी किस राज्य का नृत्य है। फुगड़ी किस राज्य का नृत्य है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा और महाराष्ट्र। इसका
राइट आंसर गोवा हो जाएगा, गोवा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गोल गुंबज कहाँ स्थित है? ये प्रश्न मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। आपके सामने चार ऑप्शन है, कर्नाटक और नीचे दिया है बिहार, उसके बाद से महाराष्ट्र, उसके बाद से राजस्थान। इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक इज राइट आंसर। बोला गया है गोल गुंबज कहाँ स्थित है, तो गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शंस है, चंबल, अलकनंदा, गंगा और सरयू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अलकनंदा हो जाएगा, अलकनंदा इज राइट आंसर। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? मैं आप लोगों को अभी कल ही बताया था विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 26 जुलाई, 11 जुलाई और 11 नवंबर और 12 अगस्त। इसका राइट आंसर 11 जुलाई हो जाएगा, 11 जुलाई इज राइट आंसर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? ये भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, भारत रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ। आपके सामने चार ऑप्शन है, 1954, 1969, 1970 और 1930 है। इसका राइट आंसर 1954 हो जाएगा, 1954 इज राइट आंसर। भारत रत्न पुरस्कार कब आरंभ हुआ? ये 1954 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, वातास्यायन, उसके बाद से कल्हड़ दिया है, उसके बाद से कालिदास दिया है, उसके बाद से नागसेन दिया है। इसका राइट आंसर वातास्यायन हो जाएगा, वातास्यायन इज राइट आंसर। कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? वातास्यायन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये प्रश्न तो मैं आप लोगों को अभी सुबह में ही बताया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शंस है, सितार, गिटार, संतूर और शहनाई। तो इसका राइट आंसर शहनाई हो जाएगा, शहनाई इज राइट आंसर। सुबह में पूछा गया था, इसी को घुमाकर सुबह में पूछ दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? आपके सामने चार ऑप्शन है, 352, 360, 252 और 250 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ इसका राइट आंसर 360 हो जाएगा, 360 इज राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष पूना पैक्ट हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1930, 1942, 1932 और 1928 है। इसका राइट आंसर 1932 हो जाएगा, 1932 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? ये मैं आप लोग को अभी कल ही बताया था। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आनंदीबेन पटेल और पुष्कर सिंह धामी, सुब्रमण्यम जयशंकर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सुब्रमण्यम जयशंकर हो जाएगा, सुब्रमण्यम जयशंकर इज राइट आंसर। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 15 प्रश्न में तो आपका पसीना पसीना छूट गया होगा। अब 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के देख लेते हैं। टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, अभी देखो जब मॉडल पेपर कराऊंगा ना, मतलब रियल वाला पेपर जब मैं आप लोगों को कराऊंगा ना, तब आप लोगों को बहुत आनंद मिलेगा। आप लोग देख लेना, अभी उसका पूरा का पूरा इंतजाम कर रहा हूं। मेरे पास पिछले कई वर्षों का इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर आ चुका है, आप ही लोगों के माध्यम से आया है, तो वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लो, अभी तो सारा का सारा डाटा इकट्ठा कर रहा हूं। देखो यार, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं ना, वही मेरा पढ़ाई हो पा रहा है। एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि जितना मैं आप लोग को बता रहा हूं ना, इसको पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, इसी को आप लोग को बता रहा हूं और इसी को मैं भी याद कर रहा हूं। तो आप लोग ये नहीं सोचना कि भाई हमको जो बता रहा है ये नीलेश नहीं याद कर रहा होगा, नीलेश भाई दूसरा कुछ पढ़ रहा होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो मैं आप लोग को बता रहा हूं ना, वही तैयारी मेरा भी हो रहा है, आप लोग के साथ ही साथ मेरा भी तैयारी हो रहा है और मेरा कुछ एक्सपीरियंस भी हो रहा है। देखो सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, सोडियम, जिंक, लोहा और बेरियम। ये भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को, सोडियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, CO2, NO2, CA3 और CO। इसका राइट आंसर CO हो जाएगा, CO इज राइट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? आपके सामने चार ऑप्शन है, वेग, तीव्रता, तरंग दैर्घ्य और तारत्व। इसका राइट आंसर तरंग दैर्घ्य हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने त्रिक नियम दिया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, डोबेराइन और न्यूलैंड्स, मेंडल और मोसले। इसका राइट आंसर डोबेराइन हो जाएगा, डोबेराइन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है स्तनधारी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने
सामने 4 ऑप्शंस है, 2, 3, 4 और 5 है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विषाणु के खोजकर्ता है। विषाणु के खोजकर्ता कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, ल्यूवेनहॉक, फंक, इवानोवास्की और हॉलकट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु के खोजकर्ता इवानोवास्की है। इवानोवास्की इज राइट आंसर। और जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेनहॉक है। अपने आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, विषाणु के खोजकर्ता इवानोवास्की है और जीवाणु के खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, मेथेन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो क्या होता है? कार्बन डाई उत्पन्न होता है। तो प्रश्न है, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है। मैं आप लोग को ये प्रश्न कई बार बता चुका हूं। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, 10, 6, 15 और 20। इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। 20 इज राइट आंसर। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाटर गैस का रासायनिक सूत्र है। वाटर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, CH4 और COH2 और D2O और लास्ट में दिया CO प्लस N2। इसका राइट आंसर हो जाएगा CO प्लस H2O। CO प्लस H2O इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लीवर के संश्लेषण में मदद करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और सभी। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहनों में अपचय दर्पण के रूप में प्रयुक्त होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, समतल दर्पण, उभय लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण इज राइट आंसर। वाहनों में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है। ये तो हर बार पूछा जाता है, हमें लगता है कि सभी के आरो में सभी के शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रश्न मैं कई बार बता चुका हूँ। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है, कितना होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 60 से 80 mm, 120 से 80 mm, 120 से 140 mm, 60 से 40 mm। इसका राइट आंसर 120 से 80 mm हो जाएगा। 120 से 80 mm इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमान में भंडारित होती है। क्या भंडारित होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर स्थिर ऊर्जा हो जाएगा। स्थिर ऊर्जा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, तांबा का रासायनिक सूत्र है। तांबा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, CuFeAl और Zn। इसका राइट आंसर Cu हो जाएगा। Cu इज राइट आंसर। अभी 30वां प्रश्न है कि आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मृदु जल, भारी जल, कठोर जल और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कठोर जल हो जाएगा। कठोर जल इज राइट आंसर। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? कठोर जल कहलाता है। अरे ये कठोर है तो आसानी से झाग देवे नहीं करेगा। तो भाई इस तरह से आप लोग याद कर लेना। मिला जुलाकर अभी आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ रट्टा मारना है। ठीक है ना। रट्टा मार लोगे तो आपको ही फायदा करेगा, ज्यादा इसमें लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ नहीं है। अब आ गया आपका मैथ का प्रश्न। मैथ में 15 प्रश्न है ना, तो जो प्रश्न मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, जैसे जो प्रश्न बताने में थोड़ा कठिनाई होगा, उसको आप लोगों को वीडियो रोक के उसको हल कर लेना है और लास्ट में आंसर की मिल जाएगा। अभी मैं आप लोग को आंसर की दिखा दे रहा हूं। लास्ट में आप लोग को जैसे देख लेना है कि कितना प्रश्न सही हुआ है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है ना। मैथ का पहला प्रश्न है, ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। 4 साल पहले अनुपात 5:4 था, तो 10 साल बाद ए और बी का अनुपात क्या होगा? इसको आप लोग वीडियो रोक के लगा लेना। ठीक है ना। और जो दूसरा दिया है 50 मिनट और 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो मीटर प्रति सेकंड की गति क्या होगी? इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, उसको भी आप लोग देख लेना। अब इसको तो मैं आप लोग को बिल्कुल आसानी से बता दूंगा, कई बार बता चुका हूं, लेकिन आज फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं, जिससे पेपर में आएगा तो आप तुरंत इसको हल कर दोगे। यहाँ पर लिखा गया है 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिन में काटते हैं, तो 21 आदमी उसी घास के मैदान को कितने दिन में काटेंगे? आप लोग मेरे बात को समझने का कोशिश करना। यहाँ पर बोला गया है 30 आदमी एक घास के मैदान को, कितने घास के मैदान को? एक घास के मैदान को कितने दिन में काटते हैं? 7 दिन में काटते हैं। तो फिर बोला गया कि 21 आदमी, कितने आदमी? 21 आदमी उसी घास के मैदान को, किस घास के मैदान को?
ये जो एक घास का मैदान था ना, यही घास का मैदान रहेगा, एक ही घास का मैदान रहेगा। उसके बाद से बोला गया है कि कितने दिनों में काटते हैं, इसका कितने दिनों में काटते हैं नहीं पता है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर एगो तीर के निशान लगाना है, ये जो 30 दिखाई दे रहा है ना, इस पर तीर का निशान लगाना है और सीधे नीचे वाले पर लाना है एक पर। उसके बाद यहाँ से तिरिया का निशान ले जाना है, इसमें ले आकर घोप देना है, ठीक है ना, 7 वाले में, ऊपर वाले में। तो इस तरह से तीर यहाँ से लाना है, इसमें मार देना है, और यहाँ से तीर उठाना है, इसमें मार देना है, ठीक है ना। उसके बाद से ये जो 21 दिखाई दे रहा है, इसमें से भी एक तीर निकालना है और ऊपर लेकर चले जाना है। फिर एक से भी एक तीर निकालना है, ऊपर यहाँ नीचे लेकर चले आना है। नीचे कुछ नहीं है तो उससे कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जब भी इस तरह से प्रश्न देखने को मिलेगा तो इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। अब क्या करना है, सबसे ऊपर वाले को पहले लिख देना है। सबसे ऊपर कितना लिखा गया है, 30 लिखा गया है ना, तो यहाँ पर 30 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 30 लिख देते हैं। उसके बाद से 30 के बाद से 30 के तिरिया कहाँ आया है, एक पर आया है ना, तो गूढ़े बीच में करेंगे और एक यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद से फिर एक पर से कहाँ गया है, 7 पर गया है ना, तो फिर यहाँ पर गूढ़े लिखेंगे, उसके बाद से यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब बट्टा लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद से 21 है, जो नीचे वाला है, तो देखो जो ऊपर वाला है उसको ऊपर लिखेंगे और जो नीचे वाला है इसको नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर 21 दिया है तो 21 यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद से तिरिया एक पर गया है तो गूढ़े करके एक लगा देंगे। अब तिरिया यहाँ क्वेश्चन मार्क पर दिया है तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी नहीं है। अब क्या करेंगे, अब काट पीट लेंगे। अब देखो 1 से 1 तो वैसे कट जाएगा। अब भाई 7 से 21 कट जाएगा, 7 तरीके कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब भाई 3 से 30 कट जाएगा, 10 बार में 3 दाह में 30 है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 होगा। देखो यहाँ पर 10 दिया है, यहाँ 10 इज राइट आंसर हो जाएगा। बोला गया था ना कि 30 आदमी एक घास की मैदान को 7 दिनों में काट सकते हैं, तो 21 आदमी उसी घास के मैदान को कितने दिनों में काटेंगे, तो 10 दिनों में काटेंगे। आप लोग को ज्यादा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, बस अगर लिखना जान जाओगे ना तो सवाल लगाना भी जान जाओगे। कभी भी बोलेगा ना कि इतने आदमी इतने काम को इतना दिन में करते हैं, तो इतने आदमी उसी काम को कितना दिन में करेंगे, यहाँ कोई भी अंक रहेगा ना, तो इस तरह से आप लोग को गुणा कर लेना है, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले ऊपर का गुणा कर लेना है, तीनों का ऊपर लिख देना है। उसके बाद से जो नीचे वाला है तो नीचे का और इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद से उस नीचे लिख देंगे। उसके बाद से काट पीट कर जो आंसर आएगा मतलब आंसर लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया है कि 7, 13 और 21 का चतुर्था अनुपाती ज्ञात करो, तो ये भी बहुत आसान है। आप लोग एक बार सर्च मार के इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। इसको मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसमें कभी कभी पूछ देगा ना तृतीय अनुपात, कभी कभी पूछ देगा द्वितीय अनुपात, सब आसान है। द्वितीय अनुपात भी आसान है, तृतीय अनुपात भी आसान है और चतुर्था अनुपात भी आसान है। चतुर्था अनुपात में क्या करना है मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। देखो यहाँ पर लिखा गया 7, 13 और 21, तो आप लोग को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 7 लिख देना है, उसके बाद से आप लोग को फिर से 13 भी लिख देना है, उसके बाद से यहाँ पर 21 लिखा है ना, तो 21 लिख देना है। अब यहाँ पर चतुर्थास्ती बोला है ना, देखो यहाँ पर चतुर्था अनुपात बोला है ना, यहाँ पर मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ 7, 13 और 21। यहाँ चतुर्था अनुपात लिखा है, तो यहाँ तो सिर्फ 3 को हो रहा है। अब लास्ट में कुछ नहीं है तो x लगा देना है। अब क्या करना है, बीच वाले का बीच वाले से गुणा कर देना है और लास्ट वाले का लास्ट वाले से गुणा कर देना है। अब बीच वाले का बीच वाले से पहले गुणा करेंगे, 13 और गुणे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसके बाद से बराबर लगा देना है। उसके बाद से लास्ट वाले का लास्ट वाले में, यहाँ पर 7 दिया है तो 7 का गुणा x में करेंगे, 7 और गुणे x हो जाएगा। यहाँ पर x रहेगा, ठीक है ना। अब भाई गुणा है, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ x बचा है। अब यहाँ 7 तरीके कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 13 के गुणा इसमें करेंगे, 13 तिया कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। देखो यहाँ पर साफ साफ 39 लिखा गया है, 39 इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब पूछेगा चतुर्था अनुपात तो जो अंक दिया रहेगा उसके लास्ट में x लगा देना है और आपको बीच वाले से बीच वाले में गुणा कर देना है, फिर बराबर लगाकर लास्ट वाले का लास्ट वाले में गुणा कर देना है। अगर पूछ देता तृतीय अनुपात तो वो भी बहुत आसानी से हो जाता, ठीक है ना। मतलब बीच में उसको करना रहता है, जैसे कोई अंक दे देता है, 2 दे देता है, 3 दे देता है, उसके बाद से बोझ देता है कि मतलब तृतीय अनुपात ज्ञात करो, तो बीच वाला बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। उसको आप लोग जैसे सर्च मार के देख लोगे तो आसान रहेगा। अब यहाँ पर दिया है नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर करड़ी में जो दिया ना, इसको भी आप लोग बिल्कुल आसानी से लगा लोगे। देखो सबसे पहले करड़ी लगाया है, 4 लगाया है, उसके बाद से प्लस लगाया है, उसके बाद से 144 किसका मतलब जैसे वर्ग है, 144 12 का वर्ग होता है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको लिख लेते हैं। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, 12 4 कितना हो जाएगा, करड़ी में 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो करड़ी को हटाने के लिए जैसे मतलब हमको वर्गमूल निकालना पड़ता है ना, जैसे 4 का वर्गमूल होता है 16, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे तो करड़ी हट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, 4 इज राइट आंसर। करड़ी हटाने के लिए मतलब मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा, अभी मैं आप लोग को सिर्फ मोटा मोटी
छोटी में बता रहा हूँ। अब यहाँ पर काश 60 अंश का मान पूछा गया है, तो देखो काश 30 अंश का है, जैसे साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान, ये पूरा आप लोग को याद कर लेना है, ट्रिक उरिक से नहीं याद करना, ठीक है ना। बहुत आसान है यार, एक दो बार पढ़ लोगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं शॉर्ट वीडियो में, जैसे 58 सेकंड के वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा कि किस तरह से इसको याद करना है। एक बार मैं आप लोग को पूरा का पूरा वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है ना। काश 60 अंश का मान कितना होता है, ये 1/2 होता है। आप लोग एक बार देख लेना, जैसे साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश के मान 1/2 होता है, और साइन 45 अंश के मान 1/2 में 2 होता है, साइन 60 अंश के मान 1/2 में 3 होता है, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब यहाँ पर काश लगा दोगे ना तो इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका भी एक रूल होता है, उसको आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न है 7,000 रुपए की राशि पर 4% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। एकदम आसान है। साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है, मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो उसी पर इसको रख लेते हैं। यहाँ साधारण ब्याज लिख देते हैं। मूलधन कितना है, मूलधन मतलब होता है मतलब पूरा का पूरा पैसा। यहाँ 7,000 रुपए की बात की जा रही है ना, तो मूलधन आपका 7,000 है। यहाँ पर 7,000 लिख देते हैं। फिर गुणे दर होता है, जहां भी प्रतिशत लगा रहता है वो दर होता है, ठीक है ना। तो 4% दिया है तो ये दर हो गया। उसके बाद से गुणे समय है, यहाँ पर 3 वर्ष लिखा गया तो यहाँ 3 वर्ष लिख देते हैं। उसके बाद से बट्टे में 100 कर देते हैं। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पर 70 बचा है, गुणे यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ गुणे 3 बचा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 चौको कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 7 चौको 28 हो जाएगा। आइए को जीरो हुआ मतलब यहाँ लिखा जाएगा, और फिर गुणे यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दे रहे हैं। गुणा करने का अपना अपना तरीका होता है, आप लोग अपने तरीका से कर लेना। अब 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद से 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 3 के 24 के 4 हो जाएगा, हासिलवा 2 गो बचेगा। उसके बाद से 3 के गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 गो हासिलवा 8 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 840 हो गया। 840 इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। ये करड़ी में रख कर और सभी का स्क्वायर करना रहता है। इसका एक सूत्र होता है, ये अच्छे तरीके से मैं नहीं जानता हूँ इसलिए इसको मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसको मैं आप लोग को अच्छे तरीके से बता दूंगा। यहाँ पर लिखा गया है 3x। आप लोग मेरे बात को समझने का कोशिश करना, वीडियो रोक कर पहले आप लोग सवाल लगा लेना, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है 3x प्लस 10, उसके बाद से बराबर दिया है 52। तो x का मान पूछा है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर 3x दिया है तो 3x रहने दो। यहाँ प्लस 10 दिया है ना, प्लस 10 को इधर भेज देते हैं तो माइनस 10 हो जाएगा। बराबर इधर 52 था, और ये जैसे प्लस 10 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब यहाँ 3x है तो 3x रहने दो। अब 52 में से -10 जाएगा तो कितना बचेगा, 42 बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 3x है ना, तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो समझो यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो इधर x रहने दो। और यहाँ 42 है तो 42 को मतलब भाई जो 3 है ना इसको इधर भेज दो। यहाँ गुणे में है तो इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब 3 से 42 काट दो, 3 का नाम 3 हो जाएगा, और 3 चौको 12 हो जाएगा। तो ये 14 बार में कट गया, 14 3 42, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 14 राइट आंसर हो जाएगा। जब भी x का मान निकालने के लिए बोलेगा तो इधर उधर करके आप लोग को निकाल लेना है। अब यहाँ पर दिया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है, तो लाभ प्रतिशत होगा। ये भी मैं अच्छे से नहीं जानता हूं तो इसको भी मैं आप लोग को नहीं बता पाऊंगा। अब यहाँ पर बोला गया है किसी वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल होगा। इसका एक सूत्र होता है, मतलब वो वर्ग स्क्वायर होता है, ठीक है ना। जैसे 8 है ना तो 8 का हमको स्क्वायर कर देना है, तो 8 28 64 आ जाएगा, 64 इज राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग पढ़ लेना, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 20 40 60 65 और 55 का औसत होगा। तो भाई ये तो मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ। 20 40 60 55 65 55 का औसत कितना होगा, एकदम आसान है। जब भी पेपर में देखने को मिलेगा आप तुरंत कर दोगे। आप लोग वीडियो रोक के पहले इस सवाल को लगा लेना, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले 20 दिया है तो 20 लिख देते हैं। उसके बाद से 40 दिया है तो 40 लिख देते हैं। उसके बाद से 60 दिया है तो 60 लिख देते हैं। उसके बाद से 65 दिया है तो 65 लिख देते हैं। उसके बाद से 55 दिया है तो 55 लिख देते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर जितना भी अंक दिया है जैसे 1 2 3 4 5 है, 5 को दिया है ना तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। अब सभी को जोड़ देना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो सभी को जोड़ देते हैं, यहाँ पर जोड़ने में आसानी रहेगा। 20 और 40 कितना होगा, 60 ही होगा। 60 या 60 ही 120 हो जाएगा। 120 और 65 कितना हो जाएगा, 185 हो जाएगा। 185 और 55 कितना हो जाएगा, मान लो यहाँ पर 185 है, 185 और 55 कितना हो जाएगा,
5 5 10 के 0 हासिल 1 8 5 13 1 हासिल 14 4 हासिल 1 और 1 और 1 हासिल 2, तो इसका 240 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 बचा हुआ है और ऊपर वाले का कितना हो रहा है, 240 हो रहा है। ऊपर हो रहा था आपका 240 और नीचे बचा है 5, तो 5 से 240 को काट देते हैं, 5 को 20 हो जाएगा और 4 बचेगा तो दे देगा यहाँ 40 हो जाएगा, तो 5/40 हो जाएगा, कितना हो गया, 48 हो गया। देखो यहाँ पर 48 दिया है, ठीक है ना। जब भी औसत पूछेगा तो पूरा का पूरा जोड़ लेना है और जितना भी संख्या रहेगा उससे भाग कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है तो 180 होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर दिया है ये वाला जो दिया है ना, इसको आप लोग को लगाना है, इसको मैं आसानी से नहीं समझा पाऊंगा। अब यहाँ पर लिखा गया है 144 और 225 का मध्यानुपाती होता है। ये भी बहुत आसान है, 144 और 225 का मध्यानुपाती बोला है ना, आपको यहाँ पर 144 लिख देना है, उसके बाद से यहाँ पर आपको यक्ष लिखना है, फिर से यक्ष लिखना है, उसके बाद से यहाँ पर लिखा गया है 225, तो यहाँ पर आपको 225 लिख देना है। मध्यानुपाती बोला है तो बीच में आप लोग को 2 यक्ष यक्ष लगा देना है, उसके बाद से यक्ष का गुणा यक्ष में करते हैं तो यक्ष स्क्वायर हो जाएगा और फिर बराबर 144 का गुणा 225 में करेंगे। आज मैं आप लोग को ऊपर ही बताया था, जब भी इस तरह से पूछेगा तृतीय अनुपात, चतुर्थी अनुपात, मध्य अनुपात, तो इस तरह से लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर यक्ष स्क्वायर हो गया, 144 और 225 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 144 हो गया और गुणे 225 हो गया। तो अब क्या करना है, भाई जो 144 है और 125 है इसको करड़ी में कर, इसका देखो मतलब मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो 144 है ना ये 12 का स्क्वायर होता है और गुणे हाई जो 225 है ना ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो जब जैसे मान लो इसको वर्गमूल लिख रहे हैं तो करड़ी में इसको करना पड़ेगा और इधर एक्स स्क्वायर तो है ही है। अब जब ई स्क्वायर घटेगा ना, जैसे स्क्वायर को जब हम लोग हटाएंगे तो हाई करड़ियो हट जाएगा, स्क्वायर से करड़ी कट जाता है, तो एक्स बराबर 12 गुणे 15 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं एक्स बराबर 12 गुणे 15 काट कूट कर बचा था, ठीक है ना। अब 12 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 15 का गुणा करके देख लेते हैं कितना होता है। यहाँ पर 12 रहेगा, यहाँ पर 15 रहेगा। अब देखो 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 का नाम 5 एगो हासिल 6 और एक एक का 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ 0 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा और यहाँ 1 बचा है तो 1 हो जाएगा। 180 यहाँ पर दिया है, 180 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अभी आपका मैथ का भी सारा का सारा प्रश्न समाप्त हो चुका है। अगर इस तरह से पेपर में पूछ देगा ना तो मैं भी मैथ का रुआ रुआ छोड़ा दूंगा। अगर अग्निवीर के पेपर में मतलब इस तरह से मैथ पूछ दिया तो इस तरह से रेगुलर प्रैक्टिस करता रहूंगा ना तो भाई एक ना एक दिन तो कहीं ना कहीं तो कामयाबी मिल ही जाएगी। और जिस दिन कामयाबी मिलेगी ना आप लोग भी खुश हो जाएंगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा और मेरे माता पिता भी खुश हो जाएंगे और पूरा गाँव वाले भी खुश हो जाएंगे। वैसे गाँव वाले खुश रहने वाले नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर 46 वाला जो रीजनिंग है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ BCD दिया है, उसके बाद से GFE दिया है, उसके बाद से HIJ दिया है। तो समझने का आप लोग कोशिश करना, रीजनिंग में समझा जाता है, ठीक है ना। यहाँ दे दिया है सीधा सीधा BCD, लेकिन यहाँ पर उल्टा दे दिया है। देखो इधर से देखोगे EFG और फिर यहाँ सीधा दे दिया है HIJ। तो उसके बाद से इधर क्या आएगा, मतलब HIJ, जे पर से क्या आएगा, जे पर से आएगा K, उसके बाद से L, उसके बाद से M। तो इसी को उल्टा लिख देते हैं, एक बार सीधा लिखा है एक बार उल्टा लिखा है। तो सबसे पहले M लिख देंगे, उसके बाद से L लिख देंगे, उसके बाद से K लिख देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं MLK कहाँ पर दिया है। देखो यहाँ पर दिया है MLK, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा गया है 3 10 24 52 108। इसमें आप लोग को अपना दिमाग दौड़ाना है, ठीक है ना। इतना तेजी से इसमें मेरा दिमाग नहीं चल पाएगा, ये वाला रीजनिंग थोड़ा हार्ड लग रहा है इसलिए। अब यहाँ पर दिया है कि यदि कैलेंडर को कैलेंडर लिखा जाए तो यहाँ पर कुछ लिखा गया है, इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखो यार ये जो कैलेंडर लिखा गया है ना आप लोग समझने का कोशिश करना है। इसी को छरिया इधर उधर घुमा दिया है, यहाँ C लिखा है, यहाँ C लिखा है, लेकिन यहाँ A लिखा है ना, तो ये L के बाद लिख दिया है। यहाँ पर देखो यहाँ C लिखा है, यहाँ C लिखा है, यहाँ A लिखा है ना, तो A दूसरा नंबर पर दे दिया है और जो दूसरा नंबर वाला है वो आगे लिख दिया है। तो इसी तरह से इसमें भी कर लेना है, C लिख देना है
और जो है आर है इसको आर को आगे कर लेना है, और जो है आई को बाद में कर लेना है। फिर यहाँ सी दिया है, फिर यू दिया है, तो यू को आगे कर लेना है और सी को बाद में कर लेना है। उसके बाद से फिर ए को आगे कर लेना है, एल को बाद में कर देना है, फिर आर को कर देना है। तो सी आर आई यू सी ए एल आर है, ये वाला राइट आंसर है। ठीक है ना, आप लोग देख लेना, मिला लेना। अब यहाँ पर दिया है, ये तो एकदम आसान है, ये तो सब लोग कर लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ लंबाई का मीटर दे दिया है, तो शक्ति का वाट हो जाएगा, तो वाट इज राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोग के 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 50 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना। और ये डीवीडी ऐप का पूरा जैसे जितना भी ये पीडीएफ है ना, ये सब कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और बहुत सारे लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर भी चला गया है, तो आप लोग व्हाट्सअप पर ज्यादा एसएमएस नहीं करना मेरे भाई, क्योंकि मैं भी पढ़ाई लिखाई करता हूँ। जितना भी इंपॉर्टेंट बात रहेगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग को उदास होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओरिजिनल पेपर वाले वीडियो का इंतजार करना। जय हिंद।